Good morning student. Today we will discuss about the physiology of aerobic respiration. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए क्या है फिजियोलॉजी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने बताया था ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग हैव 2 स्टेप, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो देखिए ये जो दोनों प्रोसेस है ब्रीदिंग की, ये भी किसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो कोई ना कोई प्रिंसिपल इनके लिए है। तो जैसे कि ब्रीदिंग के लिए देयर आर प्रिंसिपल इज दैट एयर ऑलवेज moves from high pressure to low pressure। जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। दिस द प्रिंसिपल फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, जो इसी बेस पे वर्क करता है। सेकंड क्या है कि जो भी प्रेशर है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व फॉर द रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले क्या है, रिब्स। रिब्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीदिंग के अंदर। उसके बाद क्या है, दीज आर दी इंटरकोस्टल मसल। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, और कोस्टल हमेशा वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए। तो इंटरकोस्टल मसल्स है, इट इज यूजफुल फॉर ब्रीदिंग। और थर्ड है वन ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। ओके, दीज आर द मेनली 3 स्ट्रक्चर्स, ribs, intercostal muscles and diaphragm is important for the breathing process। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इन प्रिंसिपल के बेसिस पे और इन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम ब्रीदिंग करते हैं। देखिए क्या है कि एयर ऑलवेज मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि एयर जो है हमेशा मूव करेगी जहां हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इनहेल कर रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, तो उस केस पे क्या होना चाहिए कि जो एयर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, आउटर साइड में ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगी, एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी हमारी रिब्स हैं, ठीक है, अब रिब्स है उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रिब्स होती है। दीज आर दी स्टर्नम, ठीक है, दीज आर दी स्टर्नम। तो ये जो रिब्स है, अब इसमें क्या है कि ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है, दिस इज द यूएफओ, ठीक है। जो रिब्स है वो इनहेलेशन के टाइम यूएफओ करती है। व्हाट इज यूएफओ? यूएफओ का मतलब क्या है, यू फॉर अपवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड एंड यू फॉर आउटवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, मतलब एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करेगी, तो उस टाइम जो रिब्स है जिनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, दीज आर इन बिटवीन, दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। तो रिब्स हमेशा क्या करेगी, जैसे ही एयर एंटर करेगी, एयर एंटर इन द बॉडी, तो रिब्स पहले क्या करेगी, अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, थोड़ा फॉरवर्ड होगी और फिर आउटवर्ड, ठीक है। दोबारा से देखिए कि जब भी एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है वो यूएफओ करती है। रिब्स जो है वो यूएफओ करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएफओ? यूएफओ का मतलब है जैसे ही एयर एंटर होगी, यू मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिब्स, एफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और ओ का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो रिब्स हैं उनकी मूवमेंट होगी इस तरह से, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द रिब्स, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि जब ये मूवमेंट्स होंगी तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी मूवमेंट करेगी। और आपको बता दें कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल, दीज आर द इंटरनल intercostal muscles
ठीक है। और यहाँ जो है दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज होगा। दिस इज द नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, जो हम नॉर्मली करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब रिब्स की मूवमेंट इस तरह से होगी, अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड, तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर, रिब्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि भाई जो है इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स की डायरेक्शन मतलब रिएक्शन क्या होगी, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, ओके। उसके बाद जो डायफ्राम है उसकी जो शेप है वो चेंज होगी, इट अंडरगोज दी फ्लैटेंड शेप, ठीक है, फ्लैटेंड। तो आपको याद रखना है कि भाई जब भी एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि आउटर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर एंटर करेगी, उस टाइम जो रिब्स हैं वो अपवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल्स है, कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दे अंडरगोज इन द कॉन्ट्रैक्शन। और इस केस में डायफ्राम है वो क्या होगा, फ्लैटन होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण क्या है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब क्या है कि अगर यहाँ आउटर साइड में हाई प्रेशर है तो एयर जो है वो रिब्स के अंदर एंटर होगी, तो यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और जब प्रेशर लो होगा तो जो रिब्स ने मूवमेंट की है अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, उस केस में वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए अगर प्रेशर यहाँ लो है तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और यह हाई वॉल्यूम किस वजह से हुआ है, यूएफओ के कारण। यूएफओ का मतलब क्या है कि जब एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हमारी रिब्स के अंदर एंटर हो रही है तो रिब्स इस तरह की मूवमेंट करेगी, अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिब्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, उसके बाद वो अपवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, तो उस केस में क्या है, जो हमारे रिब्स का एरिया है वहां का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। ठीक ऐसे ही जस्ट अपोजिट एक्सहेलेशन में देखते हैं। एक्सहेलेशन में हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट मूवमेंट करेगी रिब्स। अगर अपवर्ड हुई है इनहेलेशन में तो एक्सहेलेशन में क्या होगी, ये डाउनवर्ड होगी, ठीक है, क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और उसके बाद में फॉरवर्ड हुई है तो क्या होगी, बैकवर्ड होगी, पीछे की तरफ आएंगी, ठीक है। और आउटवर्ड है तो ये क्या आएगी, इनवर्ड होगी, ठीक है, अंदर की साइड आएगी, इनसाइड कह सकते हैं हम। तो अब उस केस में क्या है कि भाई जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अब क्या होगी, ये एक्सहेलेशन में क्या होगी, रिलैक्स होगी, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स में ये क्या होगी, रिलैक्स होगी। डायफ्राम जो कि फ्लैटन हुआ था अब ये क्या आ जाएगा, दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और इसकी ओरिजिनल शेप क्या होती है, दिस इज दी डोम शेप, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर रिपीट कर देती हूं क्योंकि टॉपिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब हमने नॉर्मली एयर को अंदर लिया, बाहर रिलीज किया, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देयर आर मेनली टू प्रिंसिपल्स आर वर्किंग। फिजिक्स जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, एक्सेप्शन हमेशा बायोलॉजी में ही होते हैं।
तो देखिए क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि प्रेशर जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन में क्या होगा कि जैसे ही एयर बॉडी के अंदर एंटर होगी उस टाइम व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ आवर रिब्स, क्योंकि मेनली 3 स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दिस इज वन ऑफ द रिब्स, सेकंड इज द इंटरकोस्टल मसल्स और थर्ड इज द डायफ्राम। ठीक है, तो रिब्स की मूवमेंट क्या होगी, वो यूएफओ मूवमेंट होगी। आपको याद रखने के लिए ये बताया जा रहा है। यूएफओ का मतलब क्या है, यू से अपवर्ड, एफ से फॉरवर्ड और आउट, ओ से आउटवर्ड। ठीक है, जो रिब्स है वो नॉर्मल जो पोजीशन है इस तरह से है। फिर जब वो एयर एंटर करेगी, क्योंकि एयर अब कहां से आ रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो उस केस में अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करके रिब्स जो है वो बॉडी के अंदर का एरिया जो है, वॉल्यूम है, उसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल, दोनों ही प्रिंसिपल मतलब कि यहाँ पे स्विच करते हैं कि भैया एयर है वो मूव कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और प्रेशर जो है वो हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिब्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है ये मूवमेंट करने से, तो अब प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और जो डायफ्राम है जो कि जस्ट एक मेम्ब्रेन है इसके स्टर्नम के जस्ट नीचे, हमारे रिब्स के जस्ट नीचे, तो वो क्या होगा, फ्लैटेंड होगा। फ्लैटेंड होने का मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा जिससे कि रिब्स को जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करने में हेल्प मिले। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन में भी क्या है, तीनों स्ट्रक्चर रोल प्ले करेंगी। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि भाई जहां इनहेलेशन में यूएफओ हुआ है इसके जस्ट अपोजिट एक्सहेलेशन में होगा। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या होगा कि भाई अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड आएगी और आउटवर्ड ना जाके इनवर्ड जाएगी। ठीक है, तो क्या अपोजिट हो गया, बिल्कुल उसके डाउनवर्ड हो गई है। ठीक है, रिब्स हैं वो क्या हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है, बैक डायरेक्शन में आ जाएंगी, बैकवर्ड मूवमेंट करेंगी और इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट मूवमेंट करेगी इसके। ठीक है, और उस केस में क्या होगा कि जो हमारी रिब्स हैं इनके बीच का जो प्रेशर है अब क्या होगा, वो हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि भैया एयर एंटर की है तो एयर का प्रेशर अब यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब एक्सहेलेशन के टाइम क्या होगा कि जब एयर बाहर जाएगी, ठीक है, एयर क्या जाएगी, बाहर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये प्रेशर इंक्रीज क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अब एक्सेलेशन में जैसे ही वो बाहर निकलेगी उस टाइम प्रेशर तो रिब्स का हाई है, तो उसमें क्या है कि अब वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने में क्या होगा कि ये तीनों मूवमेंट करेंगे रिब्स, जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेगी और डायफ्राम है वो डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो प्रिंसिपल स्विच होता है, यानी कि जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस है उस केस में क्या होता है कि भाई एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी आउटर एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। दूसरा क्या है, प्रेशर जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम की। ठीक है, इसमें 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम है। समझ में आया, इज दैट क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो क्या है, इनहेलेशन स्टेप जो है नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि भाई जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, कौन सी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनके अंदर क्या है, एटीपी की यूटिलाइजेशन हो, ठीक है,
उसमें क्या होगा कि एटीपी है वो यूज हो, ठीक है, एटीपी का यूटिलाइजेशन है, इसलिए क्या है, इनहेलेशन क्या है कि एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या है कि मसल जो है वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं है, दिस इज द पैसिव प्रोसेस। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों ही स्टेप है। क्योंकि एक्टिव इसलिए क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उनको एटीपी की नीड होगी, और एक्सेलेशन पैसिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे जो रिब्स हैं वो अपने जो मसल्स हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की। ये तो बात थी नॉर्मल ब्रीदिंग की, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग की है कभी आपने? बाबा रामदेव जब योगा करवाते हैं तो कपाल भाती करवाते हैं, तो उस केस में वो क्या कहते हैं कि अपने पेट को जल्दी अंदर बाहर करो। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो इनहेलेशन है वो भी फोर्सफुली करते हैं और एक्सेलेशन प्रोसेस है वो भी हम फोर्सफुली करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है, और जो एयर हम रिलीज करेंगे उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो आइए हम कुछ यूनिट्स है वो डिस्कस करते हैं कि उन वॉल्यूम्स को हम क्या क्या कहते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम है कि जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, ठीक है, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। उसका वॉल्यूम कितना होता है? 500 वॉल्यूम। लेकिन जो हम फोर्सफुली ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्सफुली ब्रीदिंग में भी क्या, इनहेलेशन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम जो एयर हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर एयर आएगी उसका वॉल्यूम हो जाता है 2500 to 3000, ठीक है। उस केस में क्या है कि